नमस्कार। बड़ी बहस के साथ मैं हूं शेखर त्रिवेदी। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के जरिए कोई भी सरकार अपना भावी एजेंडा पेश करती है। आज संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अभिभाषण के जरिए केंद्र की नई सरकार ने भी अपना एजेंडा पेश किया। केंद्र में नई सरकार ने ऐसे वक्त में कामकाज संभाला है जब अर्थव्यवस्था ढलान की ओर है, महंगाई हदें पार कर रही है और जनता के सरोकारों से जुड़े हर क्षेत्र में मुश्किलें चरम पर हैं। जाहिर है ऐसे वक्त में सरकार के लिए चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है। बावजूद इसके नई सरकार ने नए सपने दिखाए हैं, नई उम्मीदें जगाई हैं और राष्ट्रपति के अभिभाषण के जरिए देश की तस्वीर और तकदीर बदलने का खाका पेश किया है। इस एजेंडे में सरकार के 100 दिन का रोड मैप भी शामिल है। अब सवाल यह है, क्या वाकई 100 दिन के ये सपने हालात बदल देंगे? और अगर वाकई ऐसा है तो फिर इन सपनों को पूरा करने का मैकेनिज्म और रणनीति आखिर क्या होगी? आज की बड़ी बहस में विशेषज्ञों के खास पैनल के साथ यही समझेंगे। नरेंद्र मोदी की सरकार का एजेंडा साफ हो गया है। विभिन्न मुद्दों पर सरकार किस नीति से आगे बढ़ेगी, यह तस्वीर भी साफ हो गई है। आज संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण में रक्षा, अर्थव्यवस्था, विदेश मामले, महिला सशक्तिकरण के साथ साथ नक्सलवाद और आतंकवाद को लेकर भी स्पष्ट संदेश देखने को मिला, सुनने को मिला। केंद्र की नई सरकार के दिखाए सपनों में हर उस चीज पर फोकस करने की कोशिश है जिसका जिक्र नरेंद्र मोदी चुनाव के दौरान अपने भाषणों में करते रहे। 100 दिन के 100 सपने, सरकार का एजेंडा। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के जरिए केंद्र की मोदी सरकार ने अपना एजेंडा साफ कर दिया है। सरकार ने अलग अलग मुद्दों पर जो एजेंडे देश के सामने रखे हैं उनसे मोदी विजन की झलक साफ साफ मिलती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, अर्थव्यवस्था, रक्षा, विदेश नीति, महिला सुरक्षा, ग्रामीण विकास, कृषि, रोजगार, महंगाई, हर मुद्दे पर सरकार ने अपना रोडमैप पेश किया है। बात अगर रक्षा क्षेत्र की करें तो सरकार ने वन रैंक वन पेंशन योजना को लागू करने का ऐलान किया है। साथ ही नेशन वॉर मेमोरियल बनाने का ऐलान किया है। तटीय सुरक्षा के लिए सरकार अथॉरिटी बनाएगी। चीन से सामरिक और रणनीतिक संबंध बनाने पर जोर रहेगा। सेना का आधुनिकीकरण किया जाएगा। सेना के जवानों के हितों का ध्यान रखा जाएगा और नेशनल मिशन ऑफ हिमालय शुरू होगा। साथ ही सरकार पूर्वोत्तर में घुसपैठ और गैर कानूनी प्रवास के मुद्दे को प्राथमिकता से लेगी और पूर्वोत्तर सीमा पर बाड़ लगाने के लिए रुके हुए काम जल्दी पूरे किए जाएंगे। The government will chalk out an ambitious infrastructure development program to be implemented in the next 10 years. Containing food inflation will be the topmost priority for my government. सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की है। इसके लिए सरकार ने अपना एजेंडा साफ कर दिया है। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए टैक्स नियम सरल किए जाएंगे। देश में लघु उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। बुनियादी ढांचे का विकास होगा। ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों का विकास होगा। ई गवर्नेंस पर जोर रहेगा। देश में निवेश बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाएंगे और राज्यों को भरोसे में लेकर जीएसटी पर काम होगा। साथ ही काले धन को वापस लाने पर जोर रहेगा। सरकार मुद्रास्फीति को काबू रखने की दिशा में काम करेगी और ये सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। साथ ही जमाखोरी और कालाबाजारी पर सख्ती की जाएगी। विश्व स्तरीय निवेश और औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी। एफडीआई को बढ़ावा दिया जाएगा और खाद्य महंगाई पर काबू किया जाएगा। विदेश नीति भी सरकार के एजेंडे में अहम रोल रखती है। इसके लिए सरकार आसपास के माहौल को शांतिपूर्ण और स्थिर रखने की कोशिश करेगी। दक्षिण एशियाई देशों के साथ बातचीत जारी रहेगी। सार्क को क्षेत्रीय सहयोग का प्रभावी साधन बनाने के साथ साथ वैश्विक मुद्दों पर सामूहिक आवाज बनाने की दिशा में काम होगा। महिला सशक्तिकरण को लेकर भी मोदी सरकार ने एजेंडा स्पष्ट कर दिया है। इसके तहत महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। इसके लिए न्याय प्रणाली को मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम शुरू होगा। साथ ही संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा।
देश की सबसे बड़ी समस्या नक्सलवाद और आतंकवाद है। लिहाजा आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मुद्दों पर भी सरकार गंभीर दिख रही है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के जरिए ये साफ कर दिया गया कि आतंकवाद और उग्रवाद बर्दाश्त नहीं होगा। आतंकवाद से सरकार कड़ाई से निपटेगी, साथ ही सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए भी व्यापक कदम उठाए जाएंगे। इन सब के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। ऐसे किसी भी मामले पर सरकार सख्त से सख्त रुख अपनाएगी। यानी सरकार ने अपना ब्लूप्रिंट देश के सामने रख दिया है और ये साफ कर दिया है कि एक ताकतवर हिंदुस्तान बनाना ही केंद्र की नई सरकार का सबसे बड़ा एजेंडा है। जाहिर है इन सुनहरे सपनों की आड़ में भविष्य भी सुनहरा ही दिखता है, लेकिन सवाल ये कि आखिर ये सपने पूरे कैसे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए मेरे साथ लखनऊ से राजनीतिक विश्लेषक ज्ञानेंद्र शर्मा जी हैं, नोएडा में मेरे साथ आर्थिक विशेषज्ञ आकाश जिंदल जी हैं और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक सतीश पेडनेकर जी हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सतीश जी, मैं आपसे इस चर्चा को शुरू करता हूं। मैं ये जानना चाहूंगा कि जो राष्ट्रपति ने आज अपना अभिभाषण दिया है उसमें सियासत के साथ जो मंशा जाहिर करने की कोशिश की गई है उसको आप किस तरह से देखते हैं कि सियासत अपनी जगह है, देश का जो हक है, ये कहा गया था कि देश का जो हक है वो दिलाने की कोशिश होगी, कितना उसमें आज राष्ट्रपति की बातें उतरती हुई दिखाई दी? देखिए, जब कोई भी सरकार आती है तो उसमें जो है राष्ट्रपति का जो पहला भाषण होता है वो मुख्य रूप से यही होता है कि जो वो पार्टी जो है सत्तारूढ़ दल, उसका घोषणा पत्र, उसके नेताओं के भाषण या उसमें किए गए वादे, और इसी का जो है एक मिला जुला रूप जो है वो राष्ट्रपति के अभिभाषण में देखने को मिलता है। नए सरकार की नीयत क्या होगी, नए सरकार की नीतियां क्या होंगी, इसका एक जायजा या एक उस दस्तावेज में लिया जाता है। और उस दृष्टि से देखा जाए तो जो है अभिभाषण बहुत अच्छा था। शायद उसमें जीवन के या समाज के हर अंग का विकास कैसे किया जाए इसको सामने लाने की कोशिश थी, और एक देश को नया सपना, नए वायदे, नए इरादे क्या हैं सरकार के, ये बताने की कोशिश की गई थी। और मुझे कहना ना होगा कि देखिए, जिन लोगों ने मोदी के भाषण सुने हैं, जिन्होंने उनका घोषणा पत्र सुना है, तो उन्होंने जो है उसी आधार पर वोट दिए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक दिन इस बार अच्छे दिन आएंगे। मुख्य मुद्दा यह है कि सपने दिखाना आसान है, वायदे करना आसान है, पर इस सारे अभिभाषण से एक बात स्पष्ट नहीं होती है कि आखिर ये सब किया कैसे जाएगा। ठीक है, वायदे बहुत बड़े हैं, ये आप कह रहे हैं। आकाश जी, आपको क्या लगता है कि दरअसल जिस बात को अभी कह रहे हैं कि मैकेनिज्म क्या होगा, आपको लगता है कि इतना सरकार तैयार है या जो ब्यूरोक्रेसी है वो इतना तैयार है कि उसका मैकेनिज्म सामने आ जाए? आई थिंक यू स्टार्टेड विद अ वेरी नाइस क्वेश्चन। मेरे हिसाब से इन चीजों से लगता है कि कुछ हद तक सरकार आज की तारीख में तैयार है। देखिए, आज बात ये की जा रही है, पहले तो मैं कहूं कि मोदी साहब के जो हमने 12-13 दिन जितने काम देखा है, आई थिंक प्रैक्टिकल काम देखा है, प्रैक्टिकल डिसीजंस देखे हैं, वॉट एवर लिटिल वी हैव सीन ऑफ हिम, और लगता है कि वो डिलीवर करना चाहते हैं। आज की बात की जाए, कई चीजें ऐसी हैं जो एज अ मार्केट एक्सपर्ट मुझे जो है बहुत खुश करती हैं, बहुत मोटिवेट करती हैं। पहले तो बात की गई है इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ और सिंगल विंडो क्लियरेंस। अब सिंगल विंडो क्लियरेंस एक ऐसी चीज है जो प्रैक्टिकलिटी की तरफ बढ़ती है। पिछले 2 साल, पिछले 3 सालों में जो देश के अंदर उद्योग नहीं लगे, इन्वेस्टमेंट साइकिल नहीं चला, चाहे इंडिया का डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो, चाहे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो इसलिए है क्योंकि यहां पे क्लियरेंसेज नहीं हो रही थी। साथ के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास वो नहीं था। हमारा हर बार मुकाबला किया जाता था चाइना से, उनके साथ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। उसके अलावा जो प्रैक्टिकलिटी मुझे लग रही है बातों से, हमारी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई किया गया है। जो 3Ds की बात की गई है, डेमोक्रेसी, डेमोग्राफिक्स एंड डिमांड, और सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें जो मुझे लग रही है, सबसे पॉजिटिव बात ये लग रही है, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग हब पावर्ड बाय 3S, स्किल, स्पीड एंड स्केल। अब ये तीनों चीजें, स्किल, स्पीड एंड स्केल, ये इंप्लीमेंटेशन की तरफ जाती हैं। आई थिंक सबसे बड़ा इश्यू यही है कि जो चीजें प्लान की गई हैं, सरकार की जो बातें हैं या जो उसकी अब तक की कवायद है, उससे लग रहा है कि वो चीजें इंप्लीमेंट हो सकती हैं। अब हम चलते हैं ज्ञानेंद्र जी के पास। ज्ञानेंद्र जी, मैं आपके तजुर्बे से ये जानना चाहूंगा कि केंद्र सरकार की जो भूमिका अब तक हमने देखी है, वो नीतियां बनाती है, कानून बनाती है, राज्यों से कहती है कि भाई उठाओ, हमने बना दिया और आगे बढ़ो।
सवाल यह है कि जिस तरीके के आंकड़ों के साथ इस समय लोकसभा में पहुंची है भारतीय जनता पार्टी या एनडीए, उसमें वो राज्यों को कितना मना पाएगी, मजबूर कर पाएगी या प्रेरित कर पाएगी? बिल्कुल शेखर, देखिए एक बात बहुत स्पष्ट है इस अभिभाषण से कि इस सरकार ने एक अच्छा काम ये किया है कि अपने नारों, अपने वादों को इरादों में बदल दिया है और अपने इरादे सामने लेकर सरकार आई है और तमाम अच्छी योजनाएं और बड़े आदर्श कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए हैं जो एकदम लोक लुभावन है और इसमें सबके लिए सब कुछ करने का वादा किया गया है। एक अच्छी बात है, अच्छी शुरुआत है और बहुत नई नई सरकार है, इसको पूरा मौका मिलना चाहिए, पूरे अवसर मिलने चाहिए। लेकिन एक बात शेखर जरूर है कि जो बातें इस अभिभाषण के जरिए सरकार की नीति के बारे में बताई गई हैं, उनमें से कई ऐसे मुद्दे हैं जो कई सालों से इस देश के हर सरकार, हर प्रधानमंत्री, हर राजनीतिक नेता इस्तेमाल करता रहा है। दरअसल ऐसे वादे तमाम राजनीतिक दलों और राजनीतिक नेताओं की सुरक्षा कवच रहे हैं। इंदिरा गांधी ने नारा उठाया था गरीबी हटाओ। आज तक भी हर सरकार अपने बजट में, अपने राष्ट्रपति के अभिभाषण में और हर मोर्चे पर ये बात करती है कि गरीबी को हम हटा के रहेंगे। भ्रष्टाचार, हर सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महिलाओं पर अत्याचार, जीरो टॉलरेंस, टेररिज्म, जीरो टॉलरेंस, ये बातें एनडीए 1 में भी कही गई थी और जब लाल कृष्ण आडवाणी जी केंद्रीय गृह मंत्री थे तो उन्होंने भी ये कहा था कि टेररिज्म में नो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। लेकिन हम सब देखते हैं कि इन वादों का क्या हुआ। इसी तरह एक अच्छी चीज कही गई है कि हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम हम लाएंगे, जॉब्स क्रिएट करेंगे। लेकिन अब जॉब्स क्रिएट करने के लिए आपके पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है? कहां से जॉब आप क्रिएट करेंगे? अभी कांग्रेस का हम इसका जवाब लेंगे। हम आकाश जिंदल जी के पास जाऊंगा, मैं आऊंगा इस चर्चा पर, लेकिन उससे पहले मैं आता हूं ज्ञानेंद्र जी, इस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले जो भी सरकारें रही हैं, अगर आपको ध्यान हो, जब सरकार बनती थी, कुछ दिन बीतते थे, इस तरह के अभिभाषण होते थे, तो अखबारों में, टेलीविजन में भी सुर्खियां ये बनती थी कि सरकार का भी हनीमून पीरियड चल रहा है। पहले 100 दिन सरकार के हनीमून के नाम पर निकल जाते थे, यानी कामकाज की जो गति होती थी या जो बातचीत होती थी वो कहीं बहुत पीछे पड़ी होती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। सरकार इससे पहले कि पूरी तरह से गठित होती, जो रणनीति थी उसको देखने को हम पा गए। वो विदेश मामलों की हो सकती थी, वो रक्षा मामलों की हो सकती थी, वो आर्थिक मोर्चे पर हो सकती थी, इन सब जगहों पर झरोखे खुल गए। सतीश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि सार्क देशों को बुलाना, अपनी विदेश नीति को आगे बढ़ाना, ये तब हो गया जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले हो गया। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि जो हनीमून पीरियड था उसकी बात इस बार कहीं नहीं हुई है। क्या हम ये समझें कि आज जो राष्ट्रपति ने अभिभाषण दिया है, जो सरकार की मंशा जाहिर की है, उसमें जिस बात को आपने उठाया था कि मैकेनिज्म क्या होगा, उसका कहीं जवाब मिलता है? नहीं, देखिए, आमतौर पर तो कहीं इस तरह का जवाब नहीं मिलता और मुझे कदम कदम पर इस तरह की चीजें दिखाई देती हैं। देखिए, गंगा सफाई अभियान, इसके बारे में परसों ही जो है एक सरकार की तरफ से जारी किया गया, एक प्लान जारी किया गया कि वो जो है वाराणसी से लेकर तक जो है सीवे बनाएंगे। आप अगर सोचे तो ये तो कोई कार्यक्रम ही नहीं हुआ। आखिरकार गंगा अगर कहीं सबसे ज्यादा प्रदूषित है तो कानपुर में है। उसके अलावा उत्तराखंड में जिस तरह से बांध बन रहे हैं, उससे तो गंगा की अस्मिता के ऊपर, अस्तित्व को लेकर ही सवाल खड़ा हो गया है। तो आप बताइए, दूसरी बात यह है, हम औद्योगिकीकरण करना चाहते हैं, लगातार तो उद्योगों के जो अवशिष्ट निकलते हैं उन्हें कहीं न कहीं तो छोड़ना पड़ेगा। तो वो उसके लिए क्या योजना है सरकार के पास में, ये जो है मुझे पता
नहीं ठीक है, हम चलती है। आकाश जी से और मैं सवाल एक बड़ा महत्वपूर्ण मैं मुद्दा उसका रिप्लाई देना चाहूंगा। जी आप अब बात पूरी करें आप। हाँ, देखिए, न सिर्फ ये, देखिए भाजपा के घोषणा पत्र में ये है कि हम नदियों को जोड़ेंगे, और इनकी ही सरकार की एक मंत्री मेनका गांधी इस पर सवाल उठा चुकी हैं। उनका मानना है कि ये पर्यावरण के लिए बहुत बड़ी विभीषिका होगी, बहुत बड़ा जो है डिसेस्टर होगा, क्योंकि हर नदी का एक अपना इकोसिस्टम होता है, उसका एक पीएच होता है, उसकी एक जो है उसकी खास तरह की मछलियां होती हैं। जब आप कोई नदी बहुत ऊंचाई पर होती है, कोई बहुत नीचे होती है, इन सबको जोड़ना कई बार जो है पर्यावरण के खतरे को न्यौता देना। ठीक है, ये सारी चीजें ये सारी विचारों के साथ आ रही हैं। हाँ। आकाश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि दो बातें जो कही हैं कि एक तो अगर आप डेवलपमेंट करेंगे तो उस डेवलपमेंट का कचरा निकलता है, ये बात सच है। एक तरफ आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप नदियों की सफाई की बात कर रहे हैं, गंगा की सफाई की बात कर रहे हैं। क्या ये दो धाराएं एक दिशा में कैसे चलेंगी? जी हाँ, पहले तो मेरे दोनों मित्रों ने जो इश्यूज रेज किए हैं उसके बारे में बोलना चाहूंगा। सबसे पहले यह है कि जॉब्स कैसे क्रिएट होंगी या कैसे क्रिएट हो सकती हैं। देखिए, मैं एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट हूं, मेरा किसी पार्टी से कोई कनेक्शन नहीं है, मैं क्लियर कर दूं पहले। देखिए, जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं। आज बात हो रही है कि इन्वेस्टमेंट साइकिल को रिवाइव किया जाएगा। अगर फास्टर क्लियरेंसेस होती हैं, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो विश्वास कीजिए इंडिया का डोमेस्टिक कॉर्पोरेट सेक्टर और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर यहां पे आएगा। जब वो फैक्ट्री लगाएगा, कारखाने लगाएगा, तो उसके बाद वो गांव में घर घर जाके लोगों को खुद बुला के लाएगा, भाई साहब आइए, आप मेरे यहां मजदूर की नौकरी कीजिए, ड्राइवर की नौकरी कीजिए, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कीजिए। उनके बिना तो फैक्ट्री चल नहीं सकती। स्किल डेवलपमेंट के लिए तो सरकार कह रही है कि हम स्किल डेवलपमेंट करेंगे। आखिर उसको वो अगर आ जाती है तो उसके बाद उसको जरूरत तो आज से होगी ना। हाँ, वही तो कह रहा हूं कि उसमें हर तरह की लेबर चाहिए होगी, अनस्किल्ड भी, स्किल्ड भी। देखिए, अगर एक मजदूर भाई को काम पे रखा जाता है तो स्किल जो है ऑन द जॉब भी सीख सकता है, बहुत ज्यादा स्किल्ड नहीं चाहिए उसके लिए, उसे कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं चाहिए। अगर किसी सिक्योरिटी गार्ड को हम जॉब पे रख रहे हैं तो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं चाहिए उसे, ऑन द जॉब भी वो सीख सकता है। तो अपने आप ये एक बड़ा मसला है, इस पर हम फिर ज्ञानेंद्र जी को लेकर आएंगे। ज्ञानेंद्र जी, जिस बात को आकाश जी कह रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है कि हमारे देश में पढ़ी लिखी आबादी, युवाओं की आबादी बहुत बड़ी है, हर आदमी काम चाहता है, लेकिन जिस तरीके का काम उसके पास आने जा रहा है, क्या वो उसके लिए तैयार है? देखिए, ये बात जो अभी आपके मेहमान कह रहे थे कि वो वन विंडो क्लियरेंस होगा। हाँ। सवाल ये उठता है कि देखिए, बहुत सारी चीजें इतनी आसानी से नहीं कही जा सकती, इतनी आसानी से नहीं निपटाई जा सकती। देखिए, पर्यावरण का सवाल है, आदिवासियों का, ग्रामीणों की कृषि भूमि की रक्षा का सवाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका कहीं है नहीं, बिजली आपके पास है नहीं, सड़क आपके पास है नहीं। अगर आपको इंटरनेट का कनेक्शन मिल जाए तो यू आर ए वेरी लकी पर्सन। तो आपको ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, सारे बैलेंसेस क्रिएट करना पड़ेंगे, पर्यावरण को देखना पड़ेगा। और लेबर लॉज, आप यहाँ पे चाइना का उदाहरण अभी कुछ दिनों पहले, 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने दिया, चाइना के माल को कैसे हम उसका काउंटर करें। आप लेबर लॉ चाइना के क्या है, उन लेबर लॉ तक आप जा सकते हैं क्या? क्या आपकी ये स्थिति है कि अब राजस्थान गवर्नमेंट ने एक पॉजिटिव स्टेप लिया है, कई ऐसे आधुनिक और सुधार श्रम कानूनों में किए हैं। अगर ये कानून में सुधार हो तो हो सकता है कि इसमें तरक्की हो, लेकिन खाली ये कह देना कि हम इतने करोड़ पैदा कर देंगे रोजगार, ये आसान काम नहीं है। और जैसा कि शेखर आप कह रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है कि आप किस तरह का काम लोगों से लेंगे। बहुत सारे गांव का किसान है, ये बहुत जरूरी है समझना। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, बड़ा ही है, लोहा, ये हमारा मकसद कतई नहीं है इस बात को हमारे, बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी मैं आऊंगा, ये हमारा मकसद कतई नहीं है कि हम सरकार की जो मंशा है उस पर कोई सवाल उठा रहे हैं। उस मंशा में क्या बातें छिपी हैं? 100 दिन का जो एजेंडा, ये हमें भी पता है, आपको भी लगता होगा कि 100 दिन में कोई ऐसा जादू होने वाला नहीं है। आज अगर हम ये 9 जून है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, 9 सितंबर को हम जब सुबह सो करके उठेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है कि सारी चीजें बदली हुई हमें नजर आएंगी। लेकिन एक नियत होती है जिससे नियति को बदला जाता है। वो नियत आज पढ़ करके सुनाई गई है। उस नियत में क्या वाकई ईमानदारी है? हमारे संसाधन कितने, अगर ईमानदारी भी है तो संसाधन कितने हैं, और फिर देश कितना तैयार है?
हम आज चर्चा कर रहे हैं कि आज राष्ट्रपति ने जो अभिभाषण दिया है, जो सरकार की मंशा को जाहिर किया है उन्होंने अपने भाषण के जरिए, वो कितना कारगर साबित हो पाएगा। 100 दिन के जो 100 सपने हैं वो कहां तक अप्लाई हो पाएंगे, उसको हम पूरा होते हुए देख पाएंगे। हमारे साथ लखनऊ से ज्ञानेन्द्र शर्मा जी हैं, नोएडा में मेरे साथ आकाश जिंदल जी हैं और सतीश पेडनेकर जी हैं, साथ ही आर्थिक विशेषज्ञ यशवीर त्यागी जी भी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। यशवीर जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो राष्ट्रपति का अभिभाषण था, खासतौर से जो वो कहना चाहते थे वो इस तरह से कि जो आर्थिक विकास की गति है, रोजगार की जो समस्या है, ऊर्जा उत्पादन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन सब पर सरकार बराबर से ध्यान देगी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कितना तैयार है सरकार, उसका मैकेनिज्म और पूरा जो हिंदुस्तान है जिसको इंतजार है दरअसल, वो खुद कितना तैयार है? देखिए, हिंदुस्तान की तो हर व्यक्ति की अपेक्षाएं हैं कि विकास की गति तेज हो। हमारी विकास की गति 8% से अधिक थी, आज वो घट के 5% से कम रह गई है। तो सरकार का जो मूल मंत्र जो मुझे दिखाई देता है, उसका जो उन्होंने कहा है कि हम निवेश को बढ़ाएंगे, देशी निवेश को भी बढ़ाएंगे और विदेशी को भी, जिन क्षेत्रों में सरकार चाहेगी उसमें उसकी अनुमति देंगे। क्योंकि निवेश ही एक ऐसी कुंजी है जिससे विकास की दर बढ़ सकती है, और एक बार हमारी विकास की दर बढ़ जाए, अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आए, तो बहुत कुछ सरकार के संसाधनों की कमी भी दूर हो सकती है। तेजी से अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो सरकार का भी रेवेन्यू बढ़ता है। और दूसरी ओर सरकार जब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा भी जो है बहुत सारे संसाधन जुटा सकती है, इसमें जो सरकार का आर्थिक एजेंडा है, मुझे एक बात उसमें दृष्टिगोचर होती है। पहली बात तो ये है कि वो बुनियादी सुविधाओं को देना चाहते हैं, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, और उसकी आवश्यकता भी है। बिजली, सड़क, पानी, घर, शौचालय, ये इन चीजों पे उनका काफी एम्फेसिस है। लेकिन इसके साथ साथ उनकी एक आधुनिक सोच भी है कि 21वीं जो शताब्दी है उसका भारत आधुनिक होना चाहिए। तो चाहे वो स्मार्ट सिटीज की बात हो, बुलेट ट्रेन की बात हो, या IIT, IIM बनाने की बात हो, तो एक ओर तो सरकार चाहती है कि बुनियादी सुविधाएं मिलें, और दूसरी ओर हमारी अर्थव्यवस्था आधुनिकता की ओर भी बढ़े, हम विश्व में स्पर्धा कर सकें। चीन है, दूसरे देश हैं, तो इसके लिए हमें अपनी टेक्नोलॉजी को उच्च करना होगा। और इसके लिए सरकार ने कहा है कि IIM बनाए जाएंगे, IITs बनाए जाएंगे, जो अच्छे इंजीनियर बनेंगे, अच्छे मैनेजर बनेंगे। और उससे नीचे के स्तर पर उन्होंने कहा कि हर हाथ को हुनर। वैसे ये नारा नया है, पिछली सरकार ने भी स्किल डेवलपमेंट मिशन लागू किया था, तो उसी को और अच्छे ढंग से ये लागू करेंगे तो जरूर उससे स्वरोजगार के और दूसरे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। दूसरी बात इन्होंने कही कि हम गरीबी को कम नहीं करना चाहते। अभी तक सरकार कहती थी पॉवर्टी एलिविएशन, अब इन्होंने कहा कि पॉवर्टी एलिमिनेशन, यानी संपूर्ण उसको दूर करना चाहते हैं। तो ये सरकार की मंशा अच्छी है, लेकिन एक आने वाला बजट ये बताएगा कि सरकार इस मंशा को अमली जामा जब पहनाना चाहेगी तो उसके लिए कितने संसाधन आवंटित करेगी, कितने समय अंतराल में सरकार अपनी यानी आप इस बात को कह रहे हैं कि जो अभी भी भारत और इंडिया की जो खाई है वो सरकार के इस अभिभाषण से कितना दूर हो पाएगी, ये देखने के लिए हमें बजट तक का इंतजार करना पड़ेगा। अब हम चर्चा के बिल्कुल आखिरी हिस्से में आए हैं। हमने अलग अलग जो मुद्दे हैं, विदेश नीति, आतंकवाद, गंगा नदी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब पे बात की है। लेकिन दरअसल जिस बात को इन सारी चीजों को अगर पूरा करना है तो सरकार की अपनी ताकत कितनी है इस पर डिपेंड करता है, यानी आंकड़ों का खेल, क्योंकि सब चीजें जाकर के उस पंचायत में सबसे बड़ी फंस जाएंगी। सतीश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 100 दिन 100 सपने एजेंडे की हम लोगों ने बहुत सारे विषयों पर बात की है। सरकार के पास इस समय जो बहुमत है, चूंकि पिछली सरकारें गठबंधन सरकारें थीं, वो यही कहती रहीं कि गठबंधन सरकारें ना होती तो ज्यादा अच्छा रहता, हम ज्यादा काम कर पाते, हम ज्यादा चीजों को लेकर के आगे बढ़ पाते। क्या हम ये मान लें कि राष्ट्रपति का अभिभाषण हमें पहले के अभिभाषणों से
कुछ हद तक एक जैसा लगे, कुछ चीजें पुरानी हमें याद आ जाएं, लेकिन जो सरकार की स्थिति है वो बदल गई। नहीं, देखिए बिल्कुल बदल रही है। मैंने अभी आपसे कई समस्याओं का जिक्र किया, पर ऐसा नहीं है कि ये समस्याएं हल नहीं हो सकती हैं। और मुझे लगता है ये हल इसलिए हो सकती हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी इस सरकार के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने पहले दिन से एक बात तो लोगों के सामने लाकर रख दी है कि उनके पास गजब की इच्छा शक्ति है जिसके जरिए वो इन चीजों को बदल सकते हैं। कम से कम दो चीजें मेरे दिमाग में जो है आज ही आती हैं कि जिस तरह उन्होंने जैसे कहा है कि आज के अभिभाषण में कि जो है वो भारतीय भाषाओं का विकास करेंगे, और नरेंद्र मोदी पहले दिन से जिस तरह से हिंदी को महत्व दे रहे हैं, जिस तरह से वो विदेशी नेताओं के साथ में भी हिंदी में बात करते हैं, जिस तरह वो अपने अधिकारियों के सामने भी हिंदी में बात करते हैं, उससे वाकई में लोगों को लगने लगा है कि पहली बार एक प्रधानमंत्री आया है जो राष्ट्रभाषा को लेकर हीनता भाव से ग्रस्त नहीं है। ये जो है भारतीय भाषाओं के लिए या हिंदी के लिए कर गुजरेगा। ठीक है। दूसरी चीज अगर मैं शायद आप मुझे दें कि शपथ ग्रहण समारोह में इस बार सेंटर तिब्बत सरकार का एक प्रतिनिधि था, दलाई लामा का एक प्रतिनिधि था, ताइवान का एक प्रतिनिधि था, और भारत में पहली बार एक अरुणाचल का व्यक्ति जो है मंत्री बना है। और ये अपने आप में चीन को एक राजनयिक जवाब है कि भारत सरकार उसके साथ क्या कर सकती है। बिल्कुल, मैसेजेस क्लियर हैं। यशवीर जी, आंकड़ों से ही आप सारी जो आपकी बातें हैं उसको रखते आते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको लगता है कि दरअसल जिस तरह से सरकार ने अपना नजरिया पेश किया है, अपनी मंशा जाहिर की है, उसमें वो जो संख्या बल है इस बार बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि सरकार के पास या तो करो या मरो के अलावा कोई तीसरा विकल्प नहीं है। नहीं, जो सरकार को जो मेजॉरिटी मिली है, बहुमत है उनका, अब बीजेपी को स्वयं बहुमत है, एनडीए को बहुत अधिक बहुमत है, और जो पूरा बहुमत ये मिला है वो मोदी जी के नाम पर मिला है, तो उनका तो जरूर प्रभाव रहेगा। और इसके कारण जो है मोदी आज इस स्थिति में है कि वो अपने मंत्रियों से, अपने अधिकारियों से अपनी बात मनवा सकें जिस तरह की शैली वो चाहते हैं। और खास बात यह, उन्होंने गवर्नेंस में सुधार करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है, चाहे वो ई गवर्नेंस की बात हो या रेड टेपिज्म को कम करने की बात हो। तो अब वो खुद भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो इससे ये लगता है कि उन पर जो है सहयोगियों का दबाव भी नहीं होगा, ना अपनी पार्टी से, ना एनडीए के दूसरे घटक दलों से। तो अगर मोदी जी ने अपनी जो प्रभाव दिखाया है गुजरात में, वो केंद्र में भी सफल और समर्थ दिखाई देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सरकार अपनी इन वायदों को पूरा नहीं कर सकती। मुझे लगता है उनमें क्षमता है। थोड़ा सरकार की मशीनरी में अगर सुधार होगा तो जो उन्होंने वायदे किए हैं उनको काफी हद तक वो पूरा कर पाएंगे, मैं ऐसा मानता हूं। आकाश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आंकड़ों की जो बाजीगरी अब तक होती रही है, वो किसी भी तरीके की रिपोर्ट हो, वो किसी भी तरीके का सर्वे हो, शायद सरकार के पास अब वो गुंजाइश नहीं है। जिस तरीके का उसको मैंडेट मिला है उसमें उसको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो करना होगा। लेकिन मैं इस जगह पर वाराणसी का वो उदाहरण लेकर के आऊंगा जब उन्होंने शहर को साफ रखने की बात की थी, जिस दिन वो गंगा आरती में गए थे। उस पर जब जनता से उन्होंने सहयोग मांगा, उन्होंने कहा कि सरकार इस काम को नहीं कर सकती, तो सांप सूंघ गया था वहां। पूछा था उन्होंने, क्या ठेका दिया है मुझको? मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या ठेका दिया है हमने इनको? देखिए, जहां तक सरकार की बात है, अब सरकार को हमने इलेक्ट किया है तो सरकार की ड्यूटीज तो हाई हैं। आज इकोनॉमी जिस स्थिति में है तो सरकार की बहुत ड्यूटी आ जाती है, और मेरे हिसाब से सरकार इस ड्यूटी को अपना भी रही है कि किस तरीके से इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म किया जाए। जब हमने वोट डाल के उनको इलेक्ट किया है तो जाहिर सी बात है रिस्पांसिबिलिटी तो उनके ऊपर डालेंगे हम कि आप देश को बढ़ाइए, आप देश को चलाइए। साथ ही साथ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जनता की या आम आदमी की रिस्पांसिबिलिटीज कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। देखिए, सब लोग मिलकर काम करेंगे तभी इकोनॉमी प्रोग्रेस करेगी। और एक चीज आपको बता दूं, इकोनॉमी के अंदर बहुत पोटेंशियल है, और आज मुझे लग रहा है आज हमारे पास एक ऐसा नेता है जो पॉजिटिविटी और प्रैक्टिकल बातें कर रहा है कि इस तरीके से बात करूंगा। मैं दोबारा वापस आऊंगा उसी 3S पे, स्किल, स्पीड, स्केल। एज अ मार्केट एक्सपर्ट मैं कहना चाहूंगा कि ये चीजें बड़ी प्रैक्टिकलिटी की बातें करती हैं कि हाँ, ये चीजें किस तरीके से इंप्लीमेंट की जाए। तो आई थिंक जनता की तरफ से भी सहयोग होना चाहिए, तभी चीजें हो पाएंगी। और सबसे बड़ा सहयोग तो ये होगा कि हम उन्हें कुछ करने का
वक्त दें, मौका दें। ये ना हो कि हर दिन, हर घंटे, हर आधे घंटे पूछा जाए कि साहब आपने क्या किया। हर घंटे पूछा जाए, हर एक दिन में पूछा जाए जीडीपी कितनी बढ़ा दी, कितनी जॉब जनरेट कर दी। आई थिंक कुछ उन्हें टाइम देने का, वॉट एवर लेटर वी हैव सीन ऑफ हिम, पिछले 12-13 दिनों में उन्होंने प्रैक्टिकल बातें की हैं। तो इंप्लीमेंटेशन आई थिंक वो करना चाहते हैं, उनका फॉर्मूलाज, उनके रोड मैप्स। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां पे एक सरकार है जो एडमिट कर रही है कि हां, अल नीनो की वजह से मानसून कम आ सकता है और उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। अदरवाइज ये भी हो सकता था कि जब उसकी वजह से प्रॉब्लम आती, फूड इन्फ्लेशन बढ़ जाती, तो सरकार के पास एक तरीका यह भी था कि देखिए जी कुदरत का कहर है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। आई थिंक यहां पे एक सरकार है जो एडमिट कर रही है कि कम मानसून आ सकता है, तो ऑलरेडी बात कर रही है कि उसके लिए हम कॉन्टिंजेंसी प्लान बना रहे हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो पॉजिटिविटी काफी हद तक नजर आ रही है। और फिर उन्होंने पेस भी रखी है, जिस तरीके से सार्क कंट्रीज को रीच आउट किया है, जिस तरीके से विदेश को, चाहे यूएस हो, अदर कंट्रीज को अप्रोच किया है। आई थिंक फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी यहां पे आएगी। और मैन्युफैक्चरिंग, सबसे अगेन बात वही आ जाती है इकोनॉमी की, जो हमारा एक इग्नोर्ड सेक्टर रहा है। हमारे यहां आप जानते हैं शेखर, हम सर्विस सेक्टर इकोनॉमी के लिए नोन है, एग्रीकल्चर हमारा पहले से चला आ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग हब अगर इंडिया को बनाने की दिशा में काम किया जाता है, तो मैं एक चीज कह सकता हूं और आपको पूरा डेटा दे सकता हूं उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए, हम एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की तरफ बढ़ सकते हैं। वी कैन बी वेरी वेल ऑन दैट ट्रैक। ठीक है, हम चलते हैं अब आखिर में बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी के पास। ज्ञानेंद्र जी, मैं आपके पूरे तजुर्बे के साथ ये जानना चाहूंगा कि जो सबसे बड़ी बात इस पूरे राष्ट्रपति के अभिभाषण में रही वो थी एक भारत श्रेष्ठ भारत। जो भारत की कल्पना है, जिस तरह की कल्पना है, क्या हम ये मान सकते हैं कि एक तरफ इतना बलशाली मैंडेट, एक तरफ इतनी सारी मंशाएं, उसको करने का जो जुझारू तेवर, और उसके बाद एक करने की बस देर ही तो है। क्या हम ये समझ लें कि वाकई जो अच्छे दिन आने की बात करते थे उसकी शुरुआत हो चुकी है? गवर्नेंस पर विपक्षी क्या बोल रहे हैं उससे ज्यादा इस बार जरूरी यह है कि जो कर रहे हैं वो शायद नजर भी आ रहा है। शेखर, अगर इस बात का कोई कंपटीशन हो कि दुनिया के तमाम मुल्कों में सबसे अच्छा कानून कौन बनाता है, तो भारत का नंबर 1 आएगा। लेकिन जहां तक कानूनों का, जहां तक योजनाओं का, जहां तक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का सवाल उठता है, हम सबसे फिसड्डी साबित होते हैं। इस सरकार के बारे में एक बहुत अच्छी बात यह है कि इसे हमेशा अपने बहुमत का डर बना रहेगा। इसे ये डर हमेशा सताएगा, क्योंकि इसके पास ये भय नहीं होगा कि अब जयललिता नाराज हो जाएंगी, अब बादल साहब नाराज हो जाएंगे, अब मायावती नाराज हो जाएंगी, अब मुलायम सिंह नाराज हो जाएंगे। ये बहाने आपके पास नहीं रहेंगे। अब इतना जरूर है कि राज्य सरकारों के सहयोग के बिना आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये कहा गया कि फूड इन्फ्लेशन, क्या जो खाद्य पदार्थ हैं, इनकी मुद्रास्फीति पर हम काबू पाएंगे। इनको काबू पाने के लिए आप क्या करेंगे? आप राज्यों का सहयोग कैसे लेंगे? आप जमाखोरी की और कालाबाजारी के बारे में जो अभियान चलते थे वो इतिहास बन के रह गए, कहीं कोई चलता ही नहीं। जो किसान पैदा करता है उसको 1200 रुपए आज की तारीख में गेहूं का दाम है, और आप बाजार में जाइए तो आपको 2000 मिलता है। तो जो पैदा करता है उसको 1200 रुपए, और जो बेच रहा है उसको 800 रुपए। तो ये जो क्षमताएं हैं, ये जो कॉन्ट्रडिक्शंस फ्रॉम विद इन है, ये एक इकोनॉमी में बेड़ियां पहना रहे हैं। ये सरकार को अब अच्छे इरादों से सरकार आई है, विशाल बहुमत से आई है, अच्छी जनता की ताकत उसको मिली हुई है। अगर ये सरकार कुछ नहीं करती है तो फिर बहुत ही बुरे दिन भारत को देखने पड़ेंगे। आप ये समझिए कि इस सरकार को परफॉर्म करना ही पड़ेगा, परफॉर्म करना ही पड़ेगा। बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र जी, अश्विन जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, सतीश जी, आकाश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। मेरे पास आज वक्त इतना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार के पास अभी 365 दिन इस साल के, और उसके बाद 60 महीने कुल मिलाकर के उन्होंने मांगे थे, वो उनको दिए हैं जनता ने, और पूरी ताकत से दिए हैं। और जिस बात को ज्ञानेंद्र जी ने कहा कि इस सरकार को अगर किसी चीज का डर है तो वो अपने उसी बहुमत का है, जो दरअसल इतना बड़ा है कि देश का जो मनोभाव है, जो देश की मंशा है, उससे ज्यादा वो स्पष्ट नहीं हो सकती थी। और शायद इसीलिए कहा गया है कि डर के आगे जीत है। अगर इस बात से आगे निकल गए, तो जीतना तय।